आप सभी का स्वागत है स्वस्थ किसान कार्यक्रम में। मैं हूं आदित्य कुमार। सर्दी ये कई लोग का पसंदीदा मौसम होता है। इसमें धूप का लुत्फ उठाने का मौका भी मिलता है, रंग बिरंगे कपड़े पहनने का भी मौका मिलता है। इसके अलावा पसीने की दुर्गंध से भी हम बचे रहते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये मौसम खतरनाक भी हो सकता है, खास तौर से बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वालों के लिए। नज़ला, खांसी, जुकाम इस मौसम की आम बीमारियां होती हैं। इनके अलावा दमा, दिल और डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी सर्दी बहुत बेदर्द होती है। इस मौसम में इन्फेक्शन बढ़ने का बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है। यही वजह है कि सर्दियों में मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने के चांस थोड़ा बढ़ जाते हैं। आज के स्वस्थ किसान कार्यक्रम में हम इस मौसम में होने वाली आम बीमारियों और उनके इलाज पर बात करने वाले हैं। विषय रहेगा सर्दी बड़ी बेदर्दी। जी हाँ, सर्दी बड़ी बेदर्दी। अगर आप इस बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो निसंकोच अभी हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। इस फ़ोन पे आपका कोई भी पैसा नहीं लगना है। आज सर्दी की आम समस्याओं और उनके समाधान के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एम्स में मेडिसिन डिपार्टमेंट के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर S.K. शर्मा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। इसके साथ ही हमारे साथ हैं प्रोफेसर राजकुमार यादव। प्रोफेसर राजकुमार यादव फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट एम्स में ही प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। इसके साथ ही हमारे साथ हैं प्रोफेसर राजीव नारंग, जो कि हृदय रोग विभाग एम्स में प्रोफेसर के पद पे कार्यरत है। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत की शुरुआत करें इससे पहले देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। सर्दी का असर कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों पर ज्यादा देखा गया है। सांस रोग, वायरल संक्रमण, न्यूमोनिया, त्वचा से जुड़ी समस्याओं, जोड़ों के दर्द और उच्च रक्तचाप वालों पर सर्दी सितम बनकर टूटती है। बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। उन्हें ठंड और धूल वगैरह से बचाना है और उनके खान पान का भी विशेष ध्यान रखना है। सर्दी में कई लोग वजन बढ़ने की शिकायत करते हैं, जबकि दूसरे कुछ लोग शुगर और कोलेस्ट्रॉल की समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। सर्दी में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, स्वस्थ रहने और संक्रमण से बचाव के लिए साफ सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। विशेष रूप से ऐसे बच्चे और बुजुर्ग का खास ख्याल रखना है जिन्हें दमे या ब्रोंकाइटिस की शिकायत है। दिल और डायबिटीज की समस्याओं से जूझ रहे लोगों को भी इस मौसम में सतर्क रहना होगा। ठंड होने पर दमा और ब्रोंकाइटिस के मरीजों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, खासतौर से नज़ला और जुकाम जैसे वायरल इन्फेक्शन का। वैसे तो ये बीमारियां गले तक ही सीमित हैं, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों में यही इन्फेक्शन फेफड़ों तक पहुंच सकता है, जो बाद में निमोनिया का रूप लेगा। सर्दी में दिल का दौरा पड़ने के मामले ज्यादा देखे जाते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सर्दी के दौरान पैरों की धमनियों में क्लॉट बनने का खतरा रहता है और कई बार ये क्लॉट फेफड़ों तक चला जाता है। ठंडे मौसम का असर शरीर ही नहीं, मानसिक अवस्था पर भी पड़ता है और इसमें मौसमी अवसाद हो सकता है। बहरहाल आज बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर्दी की मौसम में किस तरह की समस्याएं हम लोग को झेलनी पड़ती हैं। डॉक्टर S.K. शर्मा सर, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, हमने अभी आपको अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि किस तरीके से आम लोग सर्दी के दौरान काफ़ी समस्याओं का सामना करते हैं। आप हमें डॉक्टर साहब कौन कौन सी समस्याएं आमतौर पे होती हैं लोगों को, उस विषय में हमें कुछ बताएं। ज़्यादातर जैसे आपने पहले बताया कि नज़ला, जुकाम, खांसी और ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, साइनसिस और गले की खराबी, फिर ट्रेकियाइटिस, ट्रेकियोब्रोंकाइटिस और कभी कभी ये गंभीर रूप भी ले सकता है, जैसे कि निमोनिया। निमोनिया एक सिंगल लंग का हो सकता है, किसी सेगमेंट का हो सकता है
या दोनों लंग का हो सकता है, जो बेहद खतरनाक सिद्ध हो सकता है जी। और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई, जैसे आप सभी लोगों को पता है, जब कोविड हुआ था तो जो कि वायरल इन्फेक्शन है, उस दौरान में सभी को ये पता है जी रादर कि ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जब ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाती हैं तो ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर सकती है, और जो लोग पहले ही फेफड़े के बीमारी के शिकार होते हैं उनमें ये गंभीर रूप ले सकती है, मींस डेंजरस लेवल पे पहुंच सकती है, लो हो सकती है, और उनको ऑक्सीजन का सपोर्ट चाहिए होता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ वगैरह जिनका हम चर्चा करेंगे, दवाइयाँ वगैरह भी दी जाती हैं जी। एक तो ये फेफड़े और उसके रिलेटेड अपर रेस्पिरेटरी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात हो गई। फिर उसके बाद जैसे आपने बताया जोड़ों की प्रॉब्लम भी है जी। वो भी सभी जोड़ों की वेदर इट इज एज रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस और पेरी आर्थराइटिस शोल्डर, जो कि डायबिटिक्स में काफ़ी कॉमन होती है, ये बढ़ जाती हैं जी। और गर्मियों में ये आम तौर पे जोड़ों की समस्या जो है गर्मी के मौसम में कम हो जाती हैं जी। इसके अलावा जैसे मैं बात कर रहा था ऑक्सीजन सैचुरेशन की, इसका इम्पैक्ट पड़ता है हार्ट पे। अच्छा। जो कि इनके जो विशेषज्ञ हैं वो इसके बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे, और ब्लड प्रेशर पे भी जी। जैसे कि इंडिया से भी और बाहर के देशों से भी सीजनल वेरिएशन ब्लड प्रेशर के बारे में, रक्तचाप के बारे में बताई गई हैं। सर्दियों में आम तौर पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और गर्मी के मौसम में कम भी हो सकता है। सो उसका इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन ये है कि दवाइयों की एडजस्टमेंट करने पड़ सकती है, इसीलिए डॉक्टर मरीजों को बोलते हैं कि आप बीपी की मॉनिटरिंग करते रहिए जी। तीसरी बात, सर्दी के मौसम में जैसे सभी को पता है कि पॉल्यूशन लेवल्स आम तौर पे, मैं तो यहाँ दिल्ली में 40 साल से ज़्यादा हो गए रहते हुए जी। तो पॉल्यूशन लेवल आम तौर पे सिनोनिमस है, विंटर सीजन आया तो पॉल्यूशन लेवल्स बढ़ जाएंगी। जैसे हर एक आदमी दिल्ली का परिचित है AQI से, आजकल AQI जो है काफ़ी वेरी पुअर में आता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, हाँ जी, AQI इज एयर क्वालिटी इंडेक्स जी, जो कि फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री लेवल्स होता है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है बीमारी। हम आपकी बात अभी जारी रखेंगे। एक कॉलर हमारा प्रोग्राम देखते देखते जुड़ चुके हैं। गुलाब चंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप झारखंड से हैं, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी गुलाब चंद जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी, सर्दी बुखार कई दिन से था, हमारे बदन हाथ में बहुत दर्द था, अब तो सब तो ठीक हो गया है, लेकिन रात में खांसी हो जाता है। अच्छा, इसके लिए कुछ सुझाव दीजिए। ठीक है, आप लाइन पे बने रहिए, मैं डॉक्टर शर्मा सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनके सवाल का जवाब दें। आपका जो प्रश्न है वो कि रात को खांसी होती है, तो रात को खांसी के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, जिसको जो जैसे नज़ला जुकाम शुरू होता है तो उसमें ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस या ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी बोला जाता है। इसका मतलब हुआ कि हमारे जो सांस की नलियां हैं वो टुची हो जाती हैं, मतलब छोटा सा स्टिमुलस मिलने पे वो रिएक्ट करती हैं, और वो खांसी उसकी जो एक्सप्रेशन होती है वो खांसी के रूप में है। मैं ये कहूँगा कि दूसरा, जैसे जो हार्ट के मरीज होते हैं उनमें अगर किसी को कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ वगैरह होती है तो उनके वेंट्रिकुलर फंक्शन अगर कम होते हैं, स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन, तो उनको पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, रात को खांसी और खांसी के साथ वो उठ के बैठ जाते हैं। सो मैं ये कहूँगा कि रिकमेंड करूँगा कि आप किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से के संपर्क में आएँ और उनसे ये जांच करवा लें कि आपको फेफड़े की प्रॉब्लम है, एयरवेज की प्रॉब्लम है, सांस के नलियों की,
या हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई फ्लूइड ओवरलोड वगैरह तो नहीं है। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर शर्मा ने आपको बताया है गुलाब चंद जी, आप इनकी बातों का अनुसरण करें। मैं डॉक्टर नारंग सर आपका रिक्वेस्ट करना, आपका रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं एम्स में, किस तरह की हृदय संबंधी बीमारियाँ जाड़ों में अमूमन देखी जाती हैं? तो जाड़ों में कई किस्म की हार्ट की बीमारियां, जो हृदय की बीमारियां हैं, वो बढ़ जाती हैं। जैसे कि अभी डॉक्टर शर्मा ने बताया कि ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जो है वो विंटर्स में, सर्दियों में अक्सर बढ़ जाता है, तो और दवाइयों को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आजकल हम ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को हम एडवाइस करते हैं कि वो मशीन एक ले लें और वो घर पे मशीन बीपी रिकॉर्ड करने की मशीन रखें और उससे वो हफ्ते में कम से कम एक बार बीपी देख लिया करें। और अगर बीपी जनरली हम कहते हैं कि ऊपर का 140 तक रहे, नीचे का 90 तक रहे, तो अगर इससे वो ऊंचा जाता है तो फिर दवाई बढ़ाने वाली बात आती है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो कि सर्दियों में बढ़ जाती है। जी। दूसरा, क्लासिकल जिन पेशेंट को एंजाइना होता है, वो हार्ट में जो नसें होती हैं उसमें सिकुड़न आती है, उसकी वजह से एंजाइना होता है, तो वो भी सर्दियों में क्लासिकली बढ़ जाता है। एंजाइना में होता है कि वैसे मरीज़ ठीक होता है, लेकिन जब मरीज़ को ज़्यादा लंबा चलना पड़े या सीढ़ी चढ़नी पड़े, तब उसको छाती के बीच में थोड़ा भारीपन आता है, दबाव सा आता है या दर्द होता है। तो और इस वजह से मरीज़ को रुकना पड़ता है, और जब वो रुक जाता है तो दबाव या दर्द वगैरह 1-2 मिनट में जल्दी ही ठीक हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ चुके हैं, एक बार उनका सवाल ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा है बाराबंकी से। नंदस्वरूप, अपना सवाल पूछिए। हाँ नंदस्वरूप, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। मैं जानना चाहता हूँ कि सर्दी से बचने के लिए लोग अंगीठी जला देते, कोयले की अंगीठी जला देते हैं, बिजली के कुछ उपकरण जला देते, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक, कितना लाभकारी है? और दूसरी चीज, बहुत लोग धूम्रपान करते हैं, बहुत लोग शराब पी लेते कि ठंडे न लगे, ज्यादा चाय पीते हैं, इसका कितना प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है? ठीक है, मैं डॉक्टर राजकुमार यादव सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके सवाल का जवाब दीजिए। जी, देखिए, एक तो क्योंकि ठंड में टेम्परेचर बहुत ही कम होने लगता है, तो अंगीठी जलाना कुछ हद तक इसलिए ठीक है कि आप वहाँ के टेम्परेचर को अपने हिसाब से, एम्बियंस टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि अंगीठी जलाने से कुछ पोल्यूशन हो सकता है, कुछ पोल्यूशन बढ़ सकता है, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा हमें। और लेकिन जैसा कि अभी हमारे विशेषज्ञों ने, डॉक्टर एस के शर्मा सर और डॉक्टर राजीव नारंग सर ने अभी बात करी, और जो मेन चीज़ है, क्योंकि ठंड में अल्टीमेटली हमारा टेम्परेचर, जो एम्बियंट टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो बहुत ज़्यादा कम होने लगता है। तो उसी से रिलेटेड सारी समस्याएं हैं, वो चाहे हमारे सांस लेने की समस्याएं हैं या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जैसा कि डॉक्टर शर्मा अभी बता रहे थे, फिर जोड़ों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, और सर ने जैसा अभी डॉक्टर राजीव नारंग ने बताया हार्ट के बारे में जी। तो इसका कहीं ना कहीं टेम्परेचर से रिलेशन है जी। और ये सारी चीज़ें ठंड में ही ज़्यादा होती हैं, यानी कि कम टेम्परेचर हमारे लिए कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसानदायक है। तो अंगीठी जलाने का फ़ायदा ये है कि हम टेम्परेचर को, जो एम्बियंट टेम्परेचर है, उसको बेटर बना सकते हैं, लेकिन पॉल्यूशन का ध्यान भी हमें रखना है। बिल्कुल, एक संतुलन बना के रखना है। संतुलन बना के मैं आपका रुख करना चाहूँगा डॉक्टर एस के शर्मा सर, जो ब्लड प्रेशर की अभी आपने बात की, डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर में जो वेरिएशंस की आपने बात की, किस तरह की दिक्कत हाई बीपी के पेशेंट्स को इस दौरान जाड़ों में आती है? आम तौर पे जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और डायस्टोलिक, इनमें से डायस्टोलिक रिलेटिवली कम वेरिएशन, इसमें कम वेरिएशन पाई जाती हैं, सिस्टोलिक में ज़्यादा। और सिस्टोलिक जैसा है, हम चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और या हमारे इमोशंस हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, और टेम्परेचर के साथ भी। डायस्टोलिक रिलेटिवली स्टेबल होता है, उसमें चेंजेस आती हैं, वेरिएशन पर कम आती हैं। तो जो गाइडलाइंस के हिसाब से, और जब वो डॉक्टर को दिखाते हैं कि आपको ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, एक रीडिंग के आधार पर ट्रीटमेंट शुरू नहीं की जाती। पहले तो ये तय करना पड़ता है कि ब्लड प्रेशर वाकई ही ज़्यादा है, जो कट ऑफ लेवल्स हैं ये वेरी करते रहते हैं। सो जो पेशेंट्स होते हैं उनको पता होना चाहिए कि टारगेट लेवल क्या है ट्रीटमेंट के साथ। बिल्कुल। और सर्दियों में बढ़ सकता है। दूसरा बात, जैसे बताया कि जब गर्मियाँ आएंगी तो गर्मियों में जो दवाई बढ़ाई गई होती है सर्दियों में, गर्मियों में
थोड़ी कम करने पड़ सकती है और ब्लड प्रेशर भी नीचे आ जाता है। बिल्कुल तो इसके लिए हम कहते हैं, जैसे डॉक्टर नारंग ने भी बोला, बीपी मॉनिटरिंग करना जरूरी है। एक कॉलर जुड़ चुके हैं, विपिन है सागर मध्य प्रदेश से। विपिन, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी सर नमस्कार सर, मेरा सवाल ये था कि हर साल सर्दियों में क्या होता है कि महीने 2 महीने में मतलब गले में खलास होती है और भूख नहीं लगती है। तो यही बात मैं जब अपनी मम्मी को बताता हूँ, ये बोलती है कि आपको सर्दी जुकाम है, वो अंदर अंदर है, कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। तो इसका कारण क्या होता है कि सर्दी जुकाम तो है लेकिन वो सीने में रहती है अंदर, तो ऐसा क्यों होता है कि भूख नहीं लगती, गले में खलास है लेकिन वैसे कोई लक्षण नहीं दिखाई देते? तो इसका क्या बचाव कर सकते हैं? ठीक है, डॉक्टर शर्मा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। भूख तो खैर इससे नहीं जुड़ी हुई है, अनलेस कि आपको फीवर है तो आपका मन नहीं करता खाने के लिए। मैं ये यहाँ पर ये कहूँगा कि पानी की मात्रा, अगर आपको फीवर है तो पानी की मात्रा ठीक होनी चाहिए ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो जाए। और अगर आपने, जैसे अभी बात हो रही थी, अंगीठी वाला जला रखी है तो डिहाइड्रेशन के भी चांसेस रहते हैं। तो उसका ख्याल रखा जाए कि आपकी जो फ्लूइड इनटेक है वो एडिक्वेट सही मात्रा में होनी चाहिए। और जो आप कह रहे हैं कि अंदर की खांसी है, अंदर की खांसी अगर है तो ईएनटी स्पेशलिस्ट से या तो जांच करवाई जाए या फिर छाती का एक्सरे निकाला जाए कि कोई कहीं पर बाहर बाद में जाके ये सीरियस रूप ना ले ले। बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर राजकुमार यादव सर, आपका रुख करना चाहेंगे। आप एम्स के इंटीग्रेटेड हेल्थ क्लिनिक के इंचार्ज भी हैं, तो इसमें किस तरह के मरीज आपके पास आते हैं और किस तरह आप उनको ट्रीट करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग वैसे तो सबसे ज़्यादा इंटीग्रल हेल्थ क्लिनिक में मोटापे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और मोटापे से रिलेटेड जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको एक इंटीग्रल पैकेज, जिसमें हमारा मेनली योग और लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बात करते हैं। और इसके अलावा, क्योंकि जैसा अभी हम लोग क्योंकि जाड़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस समय ये, जैसा कि अभी एक कॉलर भी कह रहा था कि बार बार हमारे ठंड की वजह से जो कॉमन कोल्ड या कॉमन इस तरह वाली जो बीमारियां हैं वैसे भी लोग आने लगते हैं। हमारा यहाँ पे मेन एम रहता है कि हम योग के द्वारा आपके स्वास्थ्य को कितना बेहतर बना सकें। बिल्कुल। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं, योग एक बहुत ही उत्तम साधन है जिससे हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल, और एम्स द्वारा योग का जो किस तरीके से लोगों को सिखाया जा रहा है बहुत ही प्रशंसनीय है। इस बीच हमारे से एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार। हाँ जी नमस्कार आनंद जी। हाँ जी, हमारा सवाल ये है कि निमोनिया के प्रारंभिक लक्षण क्या हैं और क्या ये एक अनुवांशिक बीमारी है ये? ठीक है डॉक्टर शर्मा, फिर आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब ज़्यादातर सवाल आप ही से रिलेटेड हैं। डॉक्टर साहब निमोनिया के बारे में बताएं। और डॉक्टर साहब इसमें एक चीज़ और हम ऐड करना चाहेंगे कि निमोनिया की जो बुज़ुर्गों में है, किस तरीके से डॉक्टर साहब वो अपनी रक्षा कर सकते हैं निमोनिया से, इसमें वो भी आप ऐड करिएगा डॉक्टर साहब। देखिए, जब हम निमोनिया की बात करते हैं तो निमोनिया का मतलब है, इसका जो डायग्नोसिस का कंफर्मेशन होता है वो चेस्ट एक्सरे से ही होता है जी। वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो समझने की बात है। पर जो आपने पूछा, प्रश्न पूछा कि लक्षण क्या होते हैं, लक्षण देखिए, ये पहले नज़ला, जुकाम, खांसी से शुरू हो सकता है, जिसको मैं कह रहा था कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मीन्स गले के ऊपर, गले में दर्द होना। तो जब इसके नीचे वो चला जाता है लेरिंग्स के नीचे, तो हम वहाँ पर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट शुरू हो जाता है और ट्रेकिया, दोनों तरफ की जो गले के नीचे का हिस्सा, गले के ब्रोंकाई जो होते हैं, इसके डिवीजन्स होते हैं। फिर सेगमेंट्स होते हैं लंग के, जो लंग के सेगमेंट्स होते हैं जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसको हम निमोनिया कहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि निमोनिया पार्ट ऑफ लंग का, एक लंग का हो सकता है जिसको हम सेगमेंटल कहते हैं। लोबार, एक लोब होता है, जैसे राइट साइड पे 3 लोब्स हैं, तो एक लोब का हो सकता है, पूरे लंग का भी हो सकता है। सो एक लंग का पूरा जो है निमोनिया हो गया। कई बार मैंने बताया कि 1.5 का भी हो सकता है, दूसरी तरफ लेफ्ट साइड पे 2 लोब्स होते हैं। सो कहने का मतलब है कि ये माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, सीवियर हो सकता है। इसके लक्षण ये हो सकते हैं, और दूसरा और लक्षण ये हो सकते हैं, खांसी, बलगम तो आएगा,
और कई बार खून भी आ सकता है। अच्छा। जिसको हम बोलते हैं रस्टी कलर स्पुटम, जी जी और फ्रैंक ब्लड भी आ सकता है। सो जो कि आमतौर पे मरीज कई बार या डॉक्टर साहब बताते हैं भूरे भूरे रंग का कुछ चीज जी, तो उसी को आप रस्टी कलर जी, बोलते जी, हैं। जी। तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट और उसके जो रिश्तेदार हैं, अटेंडेंट्स, वो घबरा जाते बिल्कुल हैं डॉक्टर साहब। कि खून आ गया, क्योंकि खून का मतलब है कैंसर भी हो सकता बिल्कुल है, डॉक्टर कुछ साहब, भी हो सकता है, वो अंडरलाइंग हो सकता है। जी। परंतु जो बात हो रही है अभी कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया की, जी। वो इतने इन्वॉल्वमेंट लंग्स की होती है, एक लंग की, और उसमें फिर सबसे पहले चेस्ट से अगर सस्पिशन है, वैसे तो फिजिकल साइंस भी होते हैं, डॉक्टर एग्जामिन करता है, और उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होगा, जी, डॉक्टर और वो बलगम के बारे में प्रश्न पूछेगा जी। कि पीले रंग का है, हरे पीले का है, साथ में खून आ रहा है, स्ट्रीकिंग है, काफ़ी ज़्यादा ब्लड है, तो ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें हमारा एम ये रहता है कि अगर पेशेंट कम्युनिटी से आ रहा है तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया बोला जाता बिल्कुल है, डॉक्टर साहब। कैप, और फिर देखा जाता है कि अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर्स क्या हैं जो उसको प्रिडिस्पोज कर रहे थे। फिर उसका एंटीबायोटिक देके पहले तो डायग्नोसिस बलगम की जांच से भी कंफर्म किया जाता है, फिर उसके बाद आमतौर पे एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन काफ़ी फॉल कर रही है तो हम एडवाइस करते हैं कि हॉस्पिटल में जाके ऑक्सीजन और इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स ले। अदरवाइज अगर छोटा निमोनिया है तो घर पे भी ट्रीट किया जा सकता है। इसमें चेस्ट पेन भी हो सकती है, उस अफेक्टेड साइड पे जो प्लूरा, पैराइटल प्लूरा होता है वो अफेक्ट हो जाता है। जो लंग का जो प्लूरा वाला हिस्सा है उसमें भी दिक्कत आ सकती है, आप ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल आपने काफ़ी अच्छे से बताया डॉक्टर साहब हम और हमारे सुनने वालों को। और इस बीच हमारा एक अंतराल ब्रेक का समय हो चुका है, एक छोटे से अंतराल से लौटते हैं, तब तक आप हमारे कार्यक्रम देखते रहिए। वचन बड़े हैं, सीना तान गए, इश्क गड़े हैं, जहाँ बसता है अपना भारत उस पगडंडी साथ चले। चलो गाँव चले, 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 गाँव चले, चलो देखिए कार्यक्रम चलो गांव चले 27 नवंबर से हर रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर राजीव नारंग सर, आपका रुख करना चाहेंगे। एक ईमेल आई है, राकेश जी हैं, इनकी आयु 54 वर्ष है। इनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कभी 112 कभी 136 रहता है। ये कह रहे हैं ये नियमित 25 मिनट तक डेली ट्रेडमिल भी करते हैं और संतुलित भोजन लेते हैं। इनका सवाल ये है कि इनको कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या खतरा है, और ये रोजुवास्टैटिन 5 mg टैबलेट 25 दिन तक इन्होंने ली, उसके बाद रोक दी क्योंकि उनको शरीर में मसल पेन होना शुरू हो गया, और किस तरीके से वो हार्ट अटैक से अपना बचाव कर सकते हैं, ये है इनका सवाल। तो नहीं, अच्छा सवाल है। इसका वैसे सर्दियों से टॉपिक से थोड़ा सा अलग है, पर ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एक को चेक कराना चाहिए, खासकर जो आफ्टर एज ऑफ 35 और उससे भी पहले एक बार होना चाहिए। तो जो 35 से ऊपर है उनको हर 3-4 साल में एक बार ही, और ज़्यादा 50 साल से जिनकी उम्र 55 साल है तो ये साल में एक बार करा लेना चाहिए। तो इसमें क्या लेवल जो है आइडियल है, ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है
कि जैसे इनको हार्ट डिजीज तो नहीं है, पहले कभी हार्ट का हार्ट डिजीज नहीं है, ठीक। दूसरी बात है कोई डायबिटीज तो नहीं है इनकी, कुछ नहीं है तो इस तरह से ब्लड प्रेशर है तो बाकी रिस्क फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं। जिन लोग को बाकी रिस्क फैक्टर्स हों, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो, मोटापा हो, डायबिटीज हो, तो उनके लिए लेवल हम कम करना चाहते हैं। तो जिन लोग को ये नहीं है तो उनके लिए लेवल थोड़ा सा ज़्यादा परमिटेड होता है। तो इनका लेवल जो है बॉर्डर लाइन है 136, 118 ऐसे इन्होंने जो बताया, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और ख़ासकर ये पूरी एक्सरसाइज वगैरह भी रेगुलरली करते हैं, तो इनको हो सकता है किसी डॉक्टर ने एडवाइस किया हो रोज़ोस्टैटिन, तो कुछ कारण से एडवाइस किया होगा। हो सकता है रोज़ोस्टैटिन लेने से पहले इनका बीपी, इनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा होगा, तो इस वजह से उनको एडवाइस किया होगा। तो अगर ऐसी बात है ज़्यादा है और रोज़ोस्टैटिन से ही कम हुआ है, तब तो उनको वो चलनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने बड़ी अच्छी बताई, कई बार ये कह रहे हैं कि इनको मसल पेन्स होते हैं। तो ये जो है मसल पेन्स होना जनरली कुछ पेशेंट्स में देखा गया है, लेकिन इसमें खासकर एक ब्लड टेस्ट कराना चाहिए जो कि मसल के एंजाइम्स चेक करते हैं। दोस्तों एक कॉलर जुड़ चुके हैं, फिर आपका रुख करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो अजय जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी मेरा सवाल है, मेरा 6 माह का एक बच्चा है। हेलो हाँ जी, आप सवाल पूरा करिए। 1.9 mm का ASD होल है दिल में। अच्छा। मौसम जब बदल रहा है तो उसको निमोनिया खांसी जैसा हो जा रहा है, और उसका होल भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा, इसके बारे में हम जानते। अच्छा, आप जो हृदय में होल है उसकी बात कर रहे हैं। मैं डॉक्टर राजीव नारंग सर आपका रुख करना चाहूँगा। उम्र क्या है बच्चे की? बच्चे की आयु बताइए। 6 माह का है बच्चा, 6 मंथ, 7वां चल रहा है। 7वां चल रहा है। हाँ। तो ये तो हार्ट में होल है और बच्चे को सर्दियों में निमोनिया हो रहा है, तो ये तो थोड़ा सा सीरियस बात है। तो डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, अपने हृदय विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। तो हो सकता है कि होल बंद करने की स्टेज आ गई है, तो इसको होल बंद होना चाहिए। तो कई बार जब हार्ट में होल होता है तो उसमें ब्लड जब एक तरफ से दूसरे ज़्यादा जाता है तो फिर निमोनिया होता है, जैसे आप बता रहे हैं। तो इसमें आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और हो सकता है होल बंद करने की बात आ रही है। जो हार्ट में छोटे होल होते हैं वो धीरे धीरे, जैसे बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं जी। लेकिन क्योंकि वो छोटे होते हैं तो उनसे निमोनिया नहीं होता। तो निमोनिया हो रहा है तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें और उनको कंसल्ट करें कि होल बंद करने की ज़रूरत तो नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर राजकुमार यादव सर आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आप ये बता रहे थे कि इंटीग्रेटेड हेल्थ क्लिनिक जो है उसमें और किस तरीके से इसे मरीजों को आप किस तरह के केसेस आते हैं, किस तरह वो आप सॉल्व करते हैं? जी, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा तो हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, और हम लोगों ने इससे पहले कई अपने पेशेंट डिफरेंट टाइप के देखे हैं, जैसे कि ब्रोंकियल एज़मा के पेशेंट, दमा के पेशेंट जैसे होते हैं, जी जी, उन पे भी हम लोगों ने काम किया और ये देखा कि योग और हेल्दी लाइफस्टाइल जी एक अच्छा विकल्प है एक बेहतर इलाज में, जो आपको हेल्प करता है। जी, दूसरी चीज़, कुछ अभी हम लोगों ने रिसेंटली जो हार्ट के पेशेंट थे, जैसे जो जिनका MI हुआ, उसके बाद हम लोगों ने एक स्टडी की थी जिसमें एक पार्ट में जो हमारा कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है वो चला, और दूसरे में हमने एक योग को उसमें ऐड ऑन किया, मतलब साथ में योग को भी दिया। और हम लोगों ने ये देखा कि ऐसे पेशेंट्स में भी अगर योग और बेहतर लाइफस्टाइल को साथ में लेके चलें तो उसका जो आउटकम था, जो हमें फाइनल वो पेशेंट्स हमें ज़्यादा बेहतर लगे, उनका ज़्यादा अच्छा फॉलोअप हुआ जी। एंड इसके अलावा कुछ पेशेंट्स हम लोगों ने डिफरेंट जोड़ों के वाले जो पेशेंट थे उनमें भी कुछ ट्रीटमेंट्स किए। और बेसिकली एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि योग एज सच इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिवेंटिव मेडिसिन। बिल्कुल, बचाव के लिए बेहद ये बचाव के लिए बेहतर है, और हम एक बेहतर हेल्थ, बेहतर लाइफ, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यू नो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सभी लोग ये बात जानते हैं। बिल्कुल, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि योग के द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ रखें, और खुद भी हमारे प्रधानमंत्री जी इसको प्रैक्टिस में अपनाते हैं। हम एक हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनका रुख कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हाँ अरुण जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मान जी जानना चाहते हैं कि सर्दी में बीपी कितना रहना चाहिए? ठीक है, मैं डॉक्टर नारंग आपका रुख करना चाहूँगा। तो सर्दियों में भी ब्लड प्रेशर जो है हम जनरली कहते हैं अक्सर लोगों के लिए ठीक रहता है कि ऊपर का जो है 140 से कम रहे, नीचे का 90 से कम रहे।
तो बाकी जो है कि नीचे जो है 140 वाला जो वैल्यू है वो नीचे 110 से कम ना आए। तो ये जनरली बताते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू 110 to 140 और नीचे की वैल्यू जो है 90 से कम रहे, ये जनरली एडवाइस करा जाता है अक्सर लोगों के लिए। लेकिन इंडिविजुअल लोग हर एक के लिए अपने डॉक्टर से मिलकर ही बात करना ठीक रहता है कि क्या लेवल एडवाइस करना चाहिए, क्योंकि बाकी बीमारी क्या है मरीज़ को, बाकी उसकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, वो सब देख करके डिसाइड करता है। कौन सी मेडिसिन ऑलरेडी चल रही हैं तो उस पर उस पर ये चीज़ फ़र्क पड़ती है। बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, एक तो ये बीपी जो एल्डरली लोग हैं 60 के ऊपर के हैं, उनमें कितना आमतौर पर रहना चाहिए, एक तो ये डॉक्टर साहब बताइए हमें। और दूसरा डॉक्टर साहब, हाइपोथायरॉयडिज्म के जो मरीज़ होते हैं उनको किस तरह की दिक्कतें इस दौरान होती है जाड़ों के मौसम में? तो पहला प्रश्न है ब्लड प्रेशर का। एक बहुत बड़ी स्टडी 2-3 साल पहले न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छापी जी, बहुत प्रतिष्ठित जर्नल है डॉक्टर साहब। हाँ, सो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया जी कि 80 साल के जो लोग हैं जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, मतलब कोई भी चाहे मेल हैं फीमेल हैं, 90 साल के हैं, तो उनका आमतौर पे यह धारणा रहती है कि जैसे उम्र बढ़ती है ब्लड प्रेशर बढ़ता है जी। तो इस स्टडी ने, ये एक्चुअली छोटी मोटी स्टडी नहीं थी, यह तो काफ़ी बड़ी तादाद में पेशेंट्स लिए गए, उसमें 80+ 90 के भी कुछ मरीज़ थे। तो उन्होंने और हज़ारों पेशेंट्स में ये की गई जी। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, 2 ग्रुप में डिवाइड किया। एक ग्रुप में उन्होंने स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा 130/80 जो रिकमेंडेड है 135/85, उसके नीचे रहे वो। अच्छा। और दूसरे ग्रुप में उन्होंने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उनको रिस्क फैक्टर वगैरह दोनों ग्रुप में थे जी। तो एंड पॉइंट उसका ये था कि कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स कितने हुए जी। तो ये पाया गया कि जिस में लिबरल कंट्रोल था, इतना स्ट्रिंजेंट कंट्रोल नहीं था जिस आरम में, उसमें ये दुर्घटनाएं ज़्यादा हुई। अच्छा। और जिसमें स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा 130/80 दे अडहेयर्ड या एट द मोस्ट 135/85 तक गए जी जी। तो उन्होंने ये पाया कि उसमें कम जो इवेंट्स हुए वो कम थे। सो based on this study they concluded that actually adequate stringent good control is a must for high blood pressure patients। बहुत बड़ी स्टडी, बहुत अच्छी सक्सेस आपने बताया कि अगर हम नियंत्रित रखें तो वो हमको फायदा पहुंचाएगी और जो नियंत्रण में नहीं रहेंगे उनको नुकसान होना। और जैसे डॉक्टर नारंग ने बताया कि लोअर लिमिट का भी ख्याल रखना होता है। 110/60 इतना लोअर लिमिट तय की गई है। अच्छा, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए आइडियली। एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए दिलीप जी। जी सर। हाँ, सवाल पूछिए दिलीप जी। जी सर, हम 2 दिन पहले रात में 12 बजे उठे थे टॉयलेट के लिए और हम गए और थोड़ी देर में हम मतलब कैसे गिर गए हमको पता ही नहीं चला और गिरे। थोड़ी देर बाद जब हमको होश आया तब हम पता पाए, हमको पता ही नहीं चला कैसे गिरे और उठकर फिर हम चले गए। और रात की बात है, ये ठंड पे। ठीक है, आपकी आयु क्या है? हमारी आयु सर 46 वर्ष है। ठीक है दिलीप जी, आप लाइन पे बने रहिए। डॉक्टर शर्मा सर आपका रुख करना चाहेंगे। देखिए, इस संदर्भ में पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि कोई आपको पहले की कोई बीमारी ब्लड प्रेशर वगैरह की तो नहीं है। अगर नहीं है तो ठीक है, फिर अगर आप रात को उठ के गए, वॉशरूम गए और गिर गए तो ये प्रश्न पैदा होता है कि ये स्ट्रोक भी हो सकती है या ब्लड प्रेशर उस वक्त हाई हो सकता है। रात को उठे आप, आमतौर पे क्या होता है कि जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं स्लीप के साथ उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है जी। परंतु जो फ्यूचर के लिए ब्लड प्रेशर के पेशेंट बनेंगे या जो पोटेंशियल हैं, जो ऑलरेडी हैं, उनका ब्लड प्रेशर कम नहीं होता नींद में। तो और ये छोटा मोटा हार्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है। और सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट जिसको हम TIA बोलते हैं, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, वो भी हो सकता है। आप गिर गए, मैं उम्मीद करता हूँ कि चोट नहीं लगी होगी और आपको उठाया होगा और ब्लड प्रेशर वगैरह फर्स्ट एड दी होगी। परंतु ये जो बीमारियां हैं, बीपी इनका सामान्य से डॉक्टर साहब, बीपी इनका नॉर्मल था,
उस वक्त ज़्यादा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस वक्त हो सकता है ज़्यादा, अगर मापा है, अगर कम है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर था तो ठीक है, अदरवाइज कोई और वजह भी हो सकती है। हार्ट का ECG वगैरह भी होना चाहिए और प्रॉपर चेकअप होना चाहिए। ब्लड, अगर ये ब्लड शुगर के पेशेंट हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। सो ये तो एक्चुअली डॉक्टर को अटेंड करना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या कंक्लूजन है। बिल्कुल। डॉक्टर नारंग सर, आपका रुख करना चाहेंगे, जाड़ों में अमूमन हार्ट अटैक के इंसिडेंट, स्पेशली जो साइलेंट हार्ट अटैक होता है, इसके कारण क्या होते हैं डॉक्टर साहब, क्या इसकी वजह होती है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि जो एंजाइना है वो बढ़ता है। एंजाइना इसलिए होता है कि हार्ट की नसों में सिकुड़न आ जाती है, उसकी वजह से जब मरीज़ चलता है या सीढ़ी चढ़ता है तो उसको छाती में भारीपन लगता है। तो कई बार वो सिकुड़न जो होती है वो एकदम बढ़ जाती है, वहाँ पे हम जिसको कहते हैं वहाँ का जो प्लाक होता है वो रप्चर कर जाता है और उस पर ब्लड क्लॉट कर जाता है, तो अचानक ही नस बंद हो जाती है जी। तो अचानक नस बंद, तो उस हार्ट के उस एरिया में खून जाना बंद हो जाता है और मरीज़ को बहुत तेज़ छाती में भारीपन होता है, दर्द होता है, उसको हार्ट अटैक कहते हैं जी। तो ये चीज़ जो है ये सर्दियों में थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू, तो इसलिए ये ज़रूरी बात है कि हार्ट अटैक्स के जो इंसिडेंट्स होते हैं वो सर्दियों में थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो जिन मरीजों को एंजाइना की बीमारी है या पहले हार्ट अटैक वगैरह हुआ है, वो ऑलरेडी दवाइयाँ चल रही होती हैं, तो उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, उनको अतिरिक्त ध्यान रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल बनिस्बत जो स्वस्थ लोग हैं। और मैं रुक करना चाहूँगा डॉक्टर राजकुमार यादव सर आपका। डॉक्टर साहब, किस तरह की जाड़ों में समस्याएं आपके अनुसार होती हैं और किस तरह हम और उसका जो सावधानियाँ बरत सकते हैं? जी, जैसा कि इस पे हम लोग काफ़ी देर से बात कर रहे हैं, झाड़ों में सबसे ज़्यादा जो कॉमन बीमारी है वो है हमारे सांस से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जी। कॉमन कोल्ड सबने सुना होगा, सर्दी जुकाम नज़ला जो होता है सबको हो सकता है। फिर जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर शर्मा ने बताया था, यही जब ऊपर से हमारे गले के नीचे उतरने लगता है तो यही कहीं ना कहीं निमोनिया का रूप ले सकता है। और निमोनिया के डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं, कम से लेके जो पूरा लंग, एक तरफ का लंग पूरा इन्वॉल्व हो सकता है और उससे सारी समस्याएं बढ़ सकती हैं। और दूसरी एक कॉमन बीमारी जो सबसे ज़्यादा इस समय होती है वो होती है जोड़ों की। जोड़ों में दर्द, चाहे वो नीज के पेन है, चाहे बैक पेन है। लेकिन योग के माध्यम से हम उसमें डॉक्टर साहब अपनी सहायता कर सकते हैं जी। और इसमें जैसा कि मैं बार बार ये बात कह रहा था कि सबसे अच्छा तरीका है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल, क्योंकि परेशानी तो सब में आएगी, हर किसी में आएगी, तो हम अपने उस शरीर को, उसको हेल्दियर लाइफ में कैसे ले जाएं। हम हेल्दियर लाइफ से मतलब ये होता है कि वायरस, बैक्टीरिया या इस तरह की चीजें अटैक करती ही रहेंगी। हमारी अपनी खुद की बॉडी की आर्मी लड़ने की क्षमता स्ट्रांग हो, लड़ने की हमारी आंतरिक क्षमता या इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, उसको हम स्ट्रांग कैसे बनाएं। और इस पर हम लोगों ने अब तक बहुत सी स्टडीज कर चुके हैं, बहुत सी स्टडी अभी भी कर रहे हैं, और हम लोगों ने ये दिखाया है कि योग से जो योग एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल है जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को, इम्यूनिटी मतलब हमारे जो WBCs हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, ये जो सेल्स हैं, इनको कैसे हम बेटर बना सकें। और अध्ययनों में जो अक्सर ये सिद्ध भी हुआ है कि हम इसको बेहतर कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और ये हम लोगों ने अब तक बहुत सी स्टडीज हम लोगों ने भी दिखाया और भी पूरे दुनिया में बहुत से लोगों ने इस चीज को दिखाया है। बिल्कुल, एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। विजय जी। हेलो विजय जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। टीवी ऑफ कर दें। सर, मेरे को एसिडिटी बन रही है और हाँ एसिडिटी। आप एक तो वॉल्यूम कम करिए टीवी का और अपना सवाल पूछिए। आवाज कम करके सवाल पूछिए। हाँ, मेरे को एसिडिटी बन रही है सर, कारण क्या? एसिडिटी। हाँ डॉक्टर साहब, एसिडिटी की दिक्कत है डॉक्टर शर्मा। हाँ, हमने आपका सवाल सुन लिया डॉक्टर साहब, ने आपका सवाल सुन लिया है। आपको जो एसिडिटी है सारा दिन और रात रहती है या किसी मौके पे दिन या रात को होती है? हाँ जी, एसिडिटी की दिक्कत है। डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं किस वक्त रहती है आपको, हमेशा रहती है या किसी खास वक्त पे रहती है? सवेरे शाम किस वक्त रहती है ज्यादा आपको? विजय जी, आप सवाल का जवाब दीजिए। डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं दिन में। हाँ ठीक है, दिन में रहती है। अच्छा, शाम को कह रहे हैं आप? दोनों वक्त रहती है, एक वक्त रहती है? आप आवाज जो है अपने वॉल्यूम कम नहीं किया है डॉक्टर साहब? एक वक्त
एक वक्त रहती है, कह रहे किसी एक वक्त क्लियर नहीं हो पा रहा है। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो आंसर है वो सही है। एसिडिटी का मतलब भी जो डॉक्टर लोग समझते हैं वही आप कह रहे हैं कि मतलब ऊपर को एसिड चढ़ता है, या जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जर्ड बोला जाता है इसको। और पेट में भी यहाँ पर जहाँ रिब्स ख़त्म होती हैं सेंटर में, इसको एपिगैस्ट्रिक रीजन बोला जाता है, यहाँ भी दर्द होती है। वो तो देखिए पेप्टिक अल्सर का लक्षण है। अगर आपको खाली पेट होती है और खाने से ठीक हो जाती है तो ये ड्यूडेनल अल्सर हो सकता है। अगर खाने के इमीडिएटली बाद होती है तो ये गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है। तो अब मैं ये कहूँगा कि अगर आप एसिडिटी की बात कर रहे हैं तो पहले तो ये आजकल एंडोस्कोपी की, अपर जीआई एंडोस्कोपी की फैसिलिटी हर जगह उपलब्ध है, तो आप पहले एंडोस्कोपी भी करवा सकते हैं। एक तो वो हो गया। दूसरा, जियार्डिया इत्यादि जो हैं ये पैरासाइट्स होते हैं, तो ये ड्यूडेनम में होते हैं, यहाँ ये इनसे एसिड ज़्यादा बनता है, तो पहले उसका भी वो टेस्ट करते हैं। आजकल H पाइलोराई एक होता है, वो भी एंडोस्कोपी से इजीली पता लग जाता है, तो इसका ट्रीटमेंट उपचार है। और अगर एंडोस्कोपी से आपको अल्सर का ये वो कहते हैं या इरोजन्स वगैरह हैं, तो इसका अप्रोप्रिएटली ट्रीटमेंट आजकल उपलब्ध है, जैसे प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स या H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, इस तरह की जो दवाइयाँ हैं उपलब्ध हैं। 4-6 हफ्ते खाने के बाद ठीक हो जाता है। अगर कीड़े जो अपर जीआई में होते हैं उसका भी मेडिकल ट्रीटमेंट है। पहले तो ये पता होना चाहिए। पर मैं यहाँ पर एक अलर्ट ये करना चाहता हूँ, कई बार एसिडिटी के बहाने हार्ट की बीमारी छुपी हुई होती है जुड़ी, और ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि वो डाइजेन खा ली, ये खा ली, उससे ठीक हो गया, परंतु होता वो हार्ट का एंजाइना, जैसे डॉक्टर नारंग कह रहे थे, तो एंजाइना या एक हार्ट इम्पेंडिंग हार्ट अटैक भी हो सकता है। मैं ये कहूँगा कि पहले पूरा आप इन्वेस्टिगेशंस करवाइए, जांचों के बाद ही डॉक्टर साहब पता लग सकता है, और वेक टर्म्स आपको देखना पड़ेगा। एक्चुअली वो जो डॉक्टर होगा वो देख लेगा, जांचों के बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है। इस बीच हमारे अंतराल का ब्रेक का समय हो गया है, छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, तब तक आप हमारे कार्यक्रम में बने रहिए। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। आज आपका स्वागत है। डॉक्टर नारंग सर, आपका रुख करना चाहेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको सीएडी आमतौर पे बोलते हैं, डॉक्टर साहब किस तरह की दिक्कतें इस मौसम में इन मरीजों को आ सकती है, क्या सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए? तो ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ये वही है मैं जिस बात कर रहा था, एंजाइना और हार्ट अटैक, ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की ही मैनिफेस्टेशंस हैं। कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो आर्टरीज हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो इन आर्टरीज में जब सिकुड़न हो जाती है तो मरीज़ को एंजाइना होता है, और अगर वो सिकुड़न अचानक बढ़ जाती है, जैसे मैंने बताया, उसमें ब्लड क्लॉट कर जाता है और एकदम ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है, तो फिर उसमें हार्ट अटैक हो जाता है। तो इससे कभी कभी सडन डेथ भी हो सकती है। तो और इससे कभी कभी हार्ट की गति जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है, तो अब मरीज़ को काफ़ी धड़कन होती है और मरीज़ को चक्कर आता है, मरीज़ को पसीना आता है, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का इसलिए सर्दियों में थोड़ा ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। तो इसमें एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि पहले बात हुई कि थोड़ा सा वार्म रखना चाहिए अपने आप को, ठंड से बचना चाहिए, ठंडी हवा से बाहर बचना चाहिए, ठंडे सर्दियों के कपड़े पहन के बाहर जाना चाहिए। खासकर उन लोगों के लिए जिनको पहले हार्ट की बीमारी है, पहले कोरोनरी डिजीज़ है, पहले अटैक हुआ है हार्ट का, या पहले एंजाइना है, उसकी वजह से दवाइयाँ चल रही हैं। तो दूसरा है, उनको दवाइयाँ बिल्कुल बराबर अपनी लेनी चाहिए, दवाइयाँ मिस नहीं करनी चाहिए।
तीसरा है कि ब्लड प्रेशर उनको हफ्ते में एक बार जरूर चेक करना चाहिए। ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन घर पे रखनी चाहिए जी। और कभी उनको कोई दिक्कत लगे कि अभी ठीक फील नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम भी ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। और ब्लड प्रेशर में पल्स रेट भी आता है, जो पल्स रेट वो भी देख लेना चाहिए। पल्स रेट जनरली 60 to 100, 60 से 100 के बीच में जनरली ठीक होता है, तो वो देख लेना चाहिए। अगर कम हो या ज़्यादा हो तो फिर उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तमाम चीज़ों पर ध्यान दें जैसे कि हमारे विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं। इस बीच हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी राजकुमार जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए राजकुमार जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, मैंने ना डिप्रेशन की पेशेंट है जी मैं। अच्छा ठीक है, अब सवाल डिप्रेशन का पेशेंट है जी मैं। हाँ जी हम समझ चुके हैं, अब आपको अवसाद की दिक्कत है। हाँ ठीक है। हाँ जी, मैंने ना मतलब मैं हवाई जहाज सफर नहीं कर सकता, रेलगाड़ी सफर नहीं कर सकता, बंद कमरे च जा सकता जी। बंद कमरे च मैंने आए, मैं कमरा तोड़ के निकला। हाँ डॉक्टर शर्मा, आप क्या पंजाबी समझ पा रहे हैं? तो हाँ जी, घबराहट की दिक्कत है। ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੀਮਾ ਕਰੋ ਜਰਾ अपना वॉल्यूम लो। हाँ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ? डिप्रेशन का पेशेंट है जी मैं। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਲੋ ਟ੍ਰੀटमेंट ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ तो बेस्ट एडवाइस ये हो सकता है कि अगर हिंदी में बताएं तो हमारे सारे लोग भी सुन चुके हैं जी। हाँ तो आपको ये मैं कहना चाहूँगा कि आप साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करें, बिल्कुल, क्योंकि डिप्रेशन के पेशेंट को बहुत लंबा ट्रीटमेंट करना पड़ता है, लेना पड़ता है, और कभी कभी जो है ये केस जो है बिगड़ भी जाते हैं। तो आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। दवाइयाँ कई बार एक देते हैं, कई बार 2-3 का मिश्रण भी दिया जाता है। सो प्लीज बी इन टच विद योर साइकेट्रिस्ट। बिल्कुल राजकुमार जी, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं, आप हमारे जो मनोचिकित्सक होते हैं, साइकियाट्रिस्ट जिनको बोला जाता है, उनके संपर्क में रहें और इसका इलाज थोड़ा लंबा चलता है लेकिन आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर शर्मा सर, आपका ही रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, जिन बुजुर्गों में हाइपोथायरॉयडिज्म की दिक्कत होती है, किस तरह की उनको परेशानियां इस दौरान आती हैं डॉक्टर साहब? देखिए एक्चुअली इन जनरल ये जो हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम है लेडीज में ज़्यादा कॉमन है जी, नंबर 1। नंबर 2 मेल्स में भी हो सकता है जी। और आमतौर पे जो लेडीज़ होती हैं इसमें उनको जो कॉज होता है हाशिमोटो थायराइडाइटिस एंड अल्टीमेटली लीडिंग ऑन टू हाइपोथायराइडिज्म। मीन्स एक्चुअली हाइपोथायराइडिज्म उसका कोल्ड से रिलेशनशिप है जी। और कोल्ड इंटॉलरेंस इन पेशेंट्स को ज़्यादा होती है जी। यहीं पर सस्पिशन जाता है। और इन पेशेंट्स का, हाइपोथायराइड पेशेंट का सीरम कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होता है। अच्छा। सो लिपिड एबनॉर्मलिटीज़ भी हो सकती हैं जी। और हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती हैं जी। और वेट ज़्यादा होता है। तो जब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल चेंज वगैरह की, सो द अंडरलाइंग हाइपोथायराइडिज्म मस्ट बी रूल्ड आउट जी। और स्पेशली फीमेल्स और मेल्स में भी ये प्रयत्न किया जाए कि हाइपोथायराइड स्टेट तो नहीं है जी। और इसका जो टेस्ट होते हैं T4 जो कि हम दवाई भी देते हैं, सप्लीमेंटेशन अगर निकलता है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ये 2 इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, ये की जाती हैं। और उसी आम तौर पे ये जो गाइडलाइंस रेकमेंड करती हैं कि जब तक TSH 10 के ऊपर नहीं जाता अभी हम ट्रीटमेंट नहीं देते। उसको बोलते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। हम वेट करते हैं फर्स्ट टाइम जब उसको इनिशिएट किया जाता है ट्रीटमेंट पे, उसके बाद अगर 10 के ऊपर है और T4 वैल्यू भी कम है और TSH ज़्यादा होगी जी, तो उसको हम लो डोज से शुरू करते हैं और उसको बढ़ाते जाते हैं। फिर एक डोज पे आके उसको सेट कर देते हैं, मेंटेनेंस डोज जिसको बोला जाता है। फिर 3 और 6 महीने के बीच में, आमतौर पे 6 महीने में एक बार सीरम TSH और T4 किया जाता है। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि T3 नहीं किया जाता। अच्छा। क्योंकि T3 हम दवाई देते भी नहीं हैं। अच्छा। वो इमरजेंसी में ही देते हैं जब पेशेंट को कॉमा होता है। और ये जो कोल्ड सीजन होता है विंटर का, उसमें थायराइड की अगर अनकंट्रोल्ड है, सब ऑप्टिमली अनकंट्रोल्ड है, तो ये कोल्ड इंटॉलरेंस, उनको ठंड ज़्यादा लगेगी जी, ठंड ज़्यादा तो या और उनको फ्रैंक मिक्सडीमा
कोमा भी हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ चुके, डॉक्टर साहब उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। यादव जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो हमारा अपना सवाल पूछिए। ऋषिपाल जी, ऋषिपाल राघव जी, हाँ ऋषिपाल राघव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी साहब, ये मेरी मिसेज के। हाँ जी, आपकी हाँ जी हाँ जी सवाल ये मेरी मिसेज के हाथों में सुन्नापन रहता है। अच्छा, सुन रहते हैं, ठीक है, बस यही सवाल है आपका, कारण जानना चाहते हैं आप? सवाल पूरा करिए राघव जी। मेरे मिसेज के हाथों में सुन्नापन रहता है। ठीक है डॉक्टर शर्मा सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? दोनों तरफ, एक तरफ, और जो रिस्ट जॉइंट होता है इसके नीचे। हाँ जी, आप एक तो टीवी का वॉल्यूम बंद करिए और डॉक्टर साहब को सुनिए ध्यान से। हाथों में आपने बताया, और हाथों में मतलब ये जो आपका रिस्ट जॉइंट है इसके नीचे की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ हाँ हाँ, सारी उंगलियों में और अंगूठे पे भी, और दोनों तरफ? हाँ, हाथों में ऊपर तक रहता है। ऊपर तक, अच्छा। उनको कोई गठिया वगैरह की शिकायत तो नहीं है? ना ना ना, गठिया वगैरह की कोई शिकायत नहीं। देखिए, एक्चुअली एक कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, अगर दोनों तरफ है तो ये रिस्ट जॉइंट में यहाँ पर एक चीज़ होती है, वो थिक हो जाती है, तो ये आप किसी डॉक्टर को संपर्क करिए। और दूसरा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, उसमें भी ऐसा हो सकता है अगर शुगर के बीमारी की बैकग्राउंड है और अनकंट्रोल्ड है, लंबे टाइम से है, तो ये 2-3 चीज़ें मेरे इसमें आती हैं। अगर सिमेट्रिकल है, पहले ये देखना पड़ेगा कि एक तरफ है, दोनों तरफ है, और एक दोनों तरफ बराबर है या एसिमेट्रिकल है। तो ये आप एक्चुअली, मैं ये आपको परामर्श दूंगा कि आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करिए। कहीं पर कार्पल टनल सिंड्रोम तो नहीं है, जो लेडीज़ में काफ़ी कॉमन होता है। और जैसे मैंने बताया, हम डिस्कस कर रहे थे हाइपोथायराइडिज्म, उसमें भी कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है, ये उसकी मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब आमतौर पे लोग कई बार क्या करते हैं, खुद ही एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं बगैर डॉक्टर के पूछे या किसी केमिस्ट के पास जाके। तो जाड़ों में कई लोग इस तरह की जो चीज़ें करते हैं ओवर द काउंटर ड्रग लेने का, किस तरह के इसके नुकसान हो सकते हैं अगर हम पूरे देश की बात करें या अपने ग्रामीण इलाकों की बात करें? डॉक्टर शर्मा, आपसे रिक्वेस्ट करें। हाँ, इस पे ये दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई थिंक द रीज़न इज़ कि जैसे कॉमन आदमी है, वो उसको एक दिन का बुखार हुआ या सुबह उठा गले में दर्द है, तो उसने सुन रखा है कि लीवोफ्लॉक्सासिन ले लो, एजिथ्रोमाइसिन ले लो, और या कोई और एंटीबायोटिक या ऑगमेंटिन ले लो। ड्रग स्टोर पे चला गया और उसने 2 दिन का या 1 दिन का वो एंटीबायोटिक ले लिया और शुरू कर दिया। तो मेरी हाथ जोड़ के लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये आपको जो गले में ये खराश वगैरह हो रही है, ये पॉल्यूशन से भी हो सकती है, जैसे आजकल का मौसम है, या फिर ये वायरल फीवर हो सकता है। वायरल फीवर में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। मैं ये कहूँगा कि आप एंटीबायोटिक को मिसयूज़ कर रहे हैं, एब्यूज़ कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि हम आजकल डॉक्टर लोग जो हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने जो हमारी कमेटीज़ होती हैं उसमें ये बात करते हैं कि एंटीबायोटिक जो बैक्टीरियल ड्रग रेजिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है? ये इर्रेशनल यूज़ है एंटीबायोटिक का। इसको बोलेंगे कि सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं। ड्रग स्टोर पे गए और दवाई का 1 गोली खा ली, 2 गोली खा ली, 3 गोली खा ली। मैं ये सजेस्ट करूँगा, पहले तो ये पहले दिन का फीवर जो है ये वायरल फीवर भी हो सकता है, तो आप गरारे वगैरह करिए, चाहे बीटाडीन के करिए, चाहे नमकीन पानी के, गर्म पानी के करिए। और पैरासीटामोल सेफेस्ट है, वो ड्रग रेजिस्टेंस नहीं करेगी। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लीजिए, फिर आप ये ज़रा इस पे पहुंचिए कि वायरल है क्या है, बिल्कुल एंटीबायोटिक लेनी भी है या नहीं लेनी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि इस वक्त कोरोना का भी कहर
लगभग शुरू होने पे है, चाइना में तो हो ही गया, हमारे देश में भी इसकी आहट है, तो हमें बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। आप तीनों हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी किस तरीके से हम जाड़ों में अपनी देखभाल करें। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक आपकी दी हुई सलाह से बहुत लाभान्वित हुए होंगे, इसलिए मैं फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। दोस्तों, अगर आपके कोई सुझाव हो तो हमें लिख भी सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 38, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। आज बस इतना ही। अब अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक पर। तब तक स्वस्थ रहें और मंगल रहें। नमस्कार।